डिजिटल लेवल 1 में ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल आसान, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगना हमारा, बिल्कुल ठीक है। अभी हम रूल समझ रहे हैं, तो सबसे पहले कलर्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना एक कलर तुम्हें शायद इतना ज़्यादा सही दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर है, इसको यहाँ मार्किंग कर देते हैं इसकी, अच्छा रेड कलर, ठीक है। तुमने हेडिंग लिखी रूल्स ऑफ एसेस बैकग्राउंड। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें दिख रही है कि ये अलग अलग रंगों में क्यों है, कहीं पे वाइट क्यों, वाइट है, ब्लू है, रेड है, अलग अलग कलर्स क्यों है। तो कलर ही जान लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालो कलर रूल। ठीक है, अगला कलर रूल। कलर रूल के अंदर अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम इन ब्लॉक्स को देख रहे हैं या फिर स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, ये देखो ये है स्टार्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट लाइन, इसको बोलते हैं फिनिश लाइन। एक स्टार्ट लाइन है और एक फिनिश लाइन है, ठीक है। स्टार्ट लाइन का एक कलर किया हुआ है, फिनिश लाइन पे कलर किया हुआ है, और इन ब्लॉक्स पे भी कुछ ना कुछ कलर किए हुए हैं। तो बताओ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर तुम्हें कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? वाइट दिख रहा है। वाइट कलर इन जनरल इन डे टू डे लाइफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ पीस। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब जब आप कोई भी टास्क सोल्व कर रहे होते हो, तो एक तो आप एज अ ह्यूमन होते हो, उसमें ग्रुप होता है, और आपके पास कुछ मटेरियल होता है, प्लैंक, बल्ली, रोप, ये मटेरियल होता है, ठीक है, जिनको हम हेल्पिंग मटेरियल बोलते हैं। तो वाइट कलर बीइंग अ यूनिवर्सल कलर ये बोलता है कि भाई मैं उस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक। मतलब मुझे इंसान भी छू लो, मुझे मटेरियल भी छू लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वाइट कलर के अंदर लिख लो बोथ ह्यूमंस एंड हेल्पिंग मटेरियल कैन टच। बोथ ह्यूमंस एंड हेल्पिंग मटेरियल कैन टच, वाइट कलर को, ठीक है। वाइट कलर के बाद अगला प्रोमिनेंट कलर क्या दिख रहा है तुम्हें? ब्लू। तो ब्लू के साथ थोड़ी सी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि ब्लू कलर को केवल ह्यूमंस ही टच कर सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल टच नहीं कर सकता। तो उसके अंदर लिख लो ब्लू कलर के साथ ओनली ह्यूमंस कैन टच, आउट ऑफ बाउंड फॉर हेल्पिंग मटेरियल, मतलब हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं, इसको टच नहीं कर सकते ब्लू कलर को, ठीक है। और ब्लू के बाद एक छोटे से पोर्शन में हमें रेड कलर भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है रेड कलर। तो रेड कलर इन डे टू डे लाइफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डेंजर। तो सेम मतलब इसका यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। अगर लाल रंग कभी कहीं पे आपको दिखता है, विच मीन्स इसको ना तो इंसान टच कर सकते हैं और ना ही आपका हेल्पिंग टच कर सकता है। सो इसमें आप लिखना चाहते हो, ये लिख लो आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल, आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल, सभी के लिए ये आउट ऑफ बाउंड है, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता है। अगला हेडिंग डालो डिस्टेंस रूल। ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ऊपर चल के मॉडल्स के थ्रू भी हम इसको देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अगला लिखो डिस्टेंस रूल, लिख लिया। अब इसको समझो एक बार। ये स्टार्ट लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक नंबर 1। ये ब्रिक्स लग रही हैं सारे में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टार्ट लाइन से ब्लॉक नंबर 1 के बीच में कितनी दूरी है, तो क्या दूरी है बताओगे? 1 फीट के अंदर अंदर कितने वाले हैं जो बोल रहे हैं कि 1 फीट के आसपास ही है, उससे कम है। 1 से 1.5 फीट वाले कितने हैं? और बाकी कितने वाले हैं? 2 फीट वाले। 2 फीट वाले कितने हैं? तो बोलते हैं 2 फीट है। 2 फीट तो नहीं है, ठीक है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 फीट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। वो कैसे पता चलती है कि जो ब्रिक का साइज़ है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है, ये होता है 9 इंच। तुमने घर में सुना होगा 9 इंच की दीवार है या 4 इंच की दीवार है। अगर ब्रिक्स डबल होकर चलती हैं तो उसको 9 इंच की दीवार बोलते हैं, सिंगल सिंगल में 4 इंच की बोलते हैं, ठीक है। अब इतना ही है जितना 1 से 1.5 इंच, मतलब 1-1.5 ब्रिक लग जाएगी, इससे ज़्यादा तो है नहीं, ठीक।
अब ऐसे समझो कि ये जो टाइल्स लगी हुई हैं तुम्हारे नीचे फ्लोरिंग पे, ये टाइल है 1.5 बाई 1.5 फीट की, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। अब अगर मुझे यहाँ इस टाइल से बिल्कुल इसके एज से और दूसरे वाले ब्रिक के एज पे जाना है, तो क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? ठीक है, इवन अगर मैं इस एंड से इस एंड पे भी जा रहा हूँ तो मैं फिर भी आराम से जा पा रहा हूँ। 3 फीट के आसपास डिस्टेंस भी बड़े प्यार से क्रॉस कर ले खड़े खड़े। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमें एक रूल समझना है, डिस्टेंस रूल। यहाँ पे 2 कंडीशन है, कंडीशन लिख लो एज इट इज। इफ डी स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 फीट, और नीचे वाला है इफ डी इज ग्रेटर देन 4 फीट। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस लिख लो। और इसी के नीचे पहली स्टेटमेंट लिखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स oblique posts, if the distance between 2 blocks oblique posts is less than or equal to 4 feet, is less than or equal to 4 feet, then we can easily walk over it, then we can easily walk over it or jump over it, then we can easily walk over it or jump over it। ठीक है, बट डिस्टेंस अगर किन्हीं भी 2 ब्लॉक्स के बीच में 4 फीट या उससे कम है, तो 4 फीट को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं होती, आप आराम से उसके ऊपर जंप कर सकते हो, या फिर आराम से अगर उससे कम है तो चल के जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे स्टार्ट लाइन के पास में ही हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, तो क्या मुझे स्टार्ट लाइन से ब्लॉक नंबर 1 पे जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ब्रिज बनाना पड़ेगा? क्या हम आसानी से यहाँ पे जस्ट खड़े होकर वहाँ पे नहीं जा सकते? बस एक कदम आगे तो रखना है या नहीं है? ठीक है, एक कंडीशन तो है ये। अब यहाँ देखो एक चीज, ये है ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर 1 से ब्लॉक नंबर 2 के बीच में तुम्हें कितनी डिस्टेंस लग रही है? कितनी डिस्टेंस होगी? मोर देन 4 तो ठीक है, लग कितनी रही है अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, सो नहीं 6 तो नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 फीट। क्या हम यहाँ से जंप कर सकते हैं? यहाँ पे जंप करना कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। एक मतलब पीछे तुम्हें भाग के आके फिर तुम जंप करोगे, है ना? थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, तो इतना मुश्किल काम करना नहीं है हमें। अगर डिस्टेंस 4 फीट से ज़्यादा है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो लिखो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज मोर देन 4 फीट, या फिर ब्लॉक्स के साइड में पोस्ट भी लिख लेना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्लॉक्स ऑब्लिक पोस्ट इज मोर देन 4 फीट, then either if the distance between 2 blocks oblique post is more than 4 feet, then either we will cover it by making a direct bridge, either we will cover it by making a direct bridge, or we will reduce the distance, or we will reduce the distance by making an indirect bridge. We will reduce the distance by making an indirect bridge. अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये डायरेक्ट ब्रिज और इनडायरेक्ट ब्रिज है क्या? ब्रिज ब्रिज ब्रिज। अबे फिर से बोलो स्टेटमेंट। तो मैं फिर भी बोल देता हूँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज मोर देन 4 फीट, देन ईदर वी विल कवर इट बाय मेकिंग अ डायरेक्ट ब्रिज, और वी विल रिड्यूस द डिस्टेंस बाय मेकिंग एन इनडायरेक्ट ब्रिज। अब सवाल आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि डायरेक्ट ब्रिज और इनडायरेक्ट ब्रिज है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पूरा ना गायब भी हो जाएगा इसको दोबारा से।
देखो सपोज एक ब्लॉक ये यहाँ पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे है। अगर मैं बस प्लैंक को ऐसे उठा के इन दोनों के ऊपर रख देता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट ब्रिज बन गया। जहाँ पे बिना दिमाग लगाए प्लैंक को उठा के एज इट इज़ ब्लॉक पे रख दोगे वो डायरेक्ट ब्रिज है। ठीक, इसमें तुम्हें एक छोटी सी ये बनाना है फिगर ऐसे करके, डायरेक्ट मतलब ऐसे लिख लो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ब्रिज करके, डबल हल्का सा स्टार मार्क करके डायरेक्ट ब्रिज लिख के उसके सामने लिख लो इन अ डायरेक्ट ब्रिज। पहले स्टेटमेंट लिख लो, इन अ डायरेक्ट ब्रिज प्लैंक हैज सपोर्ट बिलो इट्स बोथ एंड्स। प्लैंक हैज सपोर्ट बिलो इट्स बोथ एंड्स। अभी ऊपर चल के सारी चीज़ें हम देखेंगे, करेंगे इनको तो तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिज क्या होता है, जहाँ पे एक प्लैंक का जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों एंड्स के नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ब्रिज, जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। ठीक है, अब उसी के नीचे स्टार मार्क करके लिख लो इनडायरेक्ट ब्रिज। ठीक है, इनडायरेक्ट ब्रिज के अंदर तुम्हें लिखना है इन एन इनडायरेक्ट ब्रिज one end of the plank is fixed and another end of the plank is free in air. एक साइड फिक्स होती है और दूसरी साइड हवा में फ्री होती है। ठीक है, अब जो डायरेक्ट ब्रिज वाला था उसके नीचे डायग्राम बना लो, ये ऐसे छोटा सा। ठीक है, एक दोनों साइड के नीचे एरो छोटे छोटे से, ये वाला बना लेना, ये है तुम्हारा डायरेक्ट ब्रिज। और इनडायरेक्ट वाले में बना लेना ऐसे कि एक साइड ऐसे ये